नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। मानसून सत्र लगभग अब समाप्त होने की स्थिति में है। संसद के दोनों सदनों में इस बार कामकाज अपेक्षाकृत कम हो सका, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तनातनी अब भी जारी है। एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट इन बिहार पर चर्चा विपक्ष चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे मना किया। और लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने भी उनके नोटिस को खारिज किया। इसलिए विपक्ष को मौका नहीं मिला इस मुद्दे पर बातचीत करने का। आज भी जब लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर उसमें विपक्ष ने हंगामे और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। लगभग 7 से 8 मिनट तक प्रश्नकाल चल पाया। एक दो सवाल पूछे जा सके और उसके बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की कार्यवाही को स्थगित कर दिया 12 बजे तक के लिए। 12 बजे जब फिर लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिस बात का देश को इंतजार था और देश में पिछले कई माह से इस पर चर्चा जोरों पर रही है। यह मामला है हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का। तो देश के न्यायिक इतिहास में दुर्लभ और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण घटना के तहत आज लोकसभा ने औपचारिक रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पेश हो गया। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज प्रश्नकाल में क्या कुछ हुआ और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आज यशवंत वर्मा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को किनकी ओर से प्रस्ताव आया था और उस महाभियोग के प्रस्ताव पर लोकसभा स्पीकर ने आज क्या निर्णय लिया, आगे उसमें क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में बताऊंगा। और फिर लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ आज संसद में कहा है इस मामले को लेकर, इस प्रस्ताव पर, वो भी आपको सुनवाऊंगा। पहले देखिए लोकसभा में आज प्रश्नकाल में क्या कुछ हुआ। सदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 321 321 श्री बजरंग मनोहर सोनवने। क्वेश्चन नंबर माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 321 माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। सर, ये ग्रामीण क्षेत्र चाहता है कि एसआईआर पे चर्चा होना चाहिए, इसीलिए एसआईआर पे चर्चा होना जरूरी है। एसआईआर पे पहले एसआईआर ये डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सदन के बाहर और सदन के 322 तनुज पूनिया। क्वेश्चन नंबर 323 विजय कुमार हाजदा। मंत्रियों का 323 चलो 324 कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलो जल्दी। सदन के पटल पर रख दिया गया है। 325 डॉक्टर थोल तिरुमलम। नो, माननीय मंत्री पटल पर रख दिया गया है। 326 श्री मनोज तिवारी। Sir, a statement is laid on the table of the एक House. मिनट। 32 आपने मुझे अपना प्रश्न पूछने का समय दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि इस योजना का कार्यान्वयन दिल्ली में नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के लिए पीएमवाईजी के अतिरिक्त कोई विशेष
प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण आवास जैसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को भी मौका मिल सके। मैं मंत्री जी के सवाल बहुत विस्तृत रूप से आए हैं और उससे मैं बहुत संतुष्ट भी हूँ, मगर मेरा सिर्फ इतना कहना है सर कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र परिवारों को मकान हेतु 1,20,000 का अनुदान और 17,000 का कर्ज मात्र 3% ब्याज पे दिया जाता है। मंत्री जी बताएंगे कि क्या सरकार द्वारा ऐसे पात्र लाभार्थियों की पहचान एवं उन्हें लाभ दिलाने हेतु कि सरकारी पदाधिकारी को ग्राम स्तर पर जाकर नियमित सर्वेक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का 100% लक्ष्य पूरा हो सके। माननीय मंत्री जी। Sir, in Delhi, they have never been participating in Awas Rural Yojana, sir. However, they have been participating in urban scheme. In Delhi, so far 692 crore central assistance has been approved, and ever since the new government has come, they are free to contact us and participate in our rural scheme, and we will be happy to provide, sir. Thank you. सर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एक मेरा पूरक प्रश्न है कि मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किन किन राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं, और ये निर्धारित लक्ष्य कब तक पूरे हो सकेंगे तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में विलंब के कारण क्या रहे हैं। साथ ही ऐसे राज्यों में जो पात्र एवं गरीब लाभार्थी अब भी वंचित है अध्यक्ष जी, उन्हें शीघ्र लाभान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या विशेष कदम या कार्य योजना अपनाई जा रही है। Sir, the government of India, ever since Modi ji has taken the seat, we went systematically for allocating houses for the entire rural community who deserve it, sir. Based on 2011 socio-economic caste census data and 2018 Awas Plus survey, we have given 3 crore houses, sir, and again 2024 survey, another 2 crore houses have been sanctioned by the cabinet, sir. Total 5 crore houses have been given by the cabinet under Modi ji government. Out of those 5 crore houses, 4.12 crore houses have already been allocated to respective states. Out of those approximately 3.8 crore houses have already been given to the states. Out of those 2.9 crore houses have been constructed, sir. The government of India, if you look at it over the last 10 years, sir, we have given Sir, over the last 10 years, the central share released was 2.71 lakh crore, sir, compared to 2013 and 14, the 10 years of an UPA government, only 66,000 crores was given, sir. So we are working on giving these houses on a saturation mode by converging every possible government scheme, sir. The 2024 Awas survey has 2 unique features, sir. Number 1, it has eKYC, sir. This is anybody can stand in their land and take a photograph, and this based on this photograph, complete Aadhaar authentication, eKYC authentication, self-registration is possible, sir. This is the first time in India that no eligible candidate has been withheld of a deserving house, sir. Anybody, it doesn't have to be the state governments, an individual can self-register, and we have plenty of houses to be given. So I request all the states and officials to take self-registration and survey and participate, sir, and we're happy to give as many houses as possible, sir. Thank you. श्री धैर्यशील
संभाजीराव राणे, धैर्यशील संभाजीराव राणे, माननीय मंत्री जी, कृषि कल्याण मंत्री जी, कृषि कल्याण मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देश के न्यायिक इतिहास में दुर्लभ और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण घटना के तहत मंगलवार को यानी आज लोकसभा ने औपचारिक रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हो गया लोकसभा में। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 के तहत उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है। यानी ये एक पहला कदम है। अभी तुरंत ही उन्हें नहीं हटाया जाएगा, बल्कि आगे की कार्रवाई के लिए इस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बताया कि उन्हें 31 जुलाई 2025 को यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं पटना से, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई सांसदों के कुल 146 लोकसभा सदस्यों और 63 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उस पर। यह मामला मार्च 2025 में सामने आए उस विवाद से जुड़ा है जब दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना के दौरान जले हुए नोटों के बंडल बरामद हुए थे। हालांकि उस समय जस्टिस वर्मा घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में 3 सदस्यीय आंतरिक न्यायिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि वे इस नकदी पर नियंत्रण रखते थे। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी। संसद में प्रस्ताव पढ़ते हुए स्पीकर ओम बिरला ने यह भी बताया कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों के तहत आरोपों की जांच के लिए एक वैधानिक समिति का गठन किया गया। यानी एक जांच समिति होगी। अब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित की गई थी समिति, उसने जांच की, उसने माना कि हाँ इसमें गलती हुई है, और क्योंकि जो ये महाभियोग लाने का अधिकार है वो संसद के पास है, तो इसीलिए संसद को ये भेज दिया गया। अब उस मामले पर यहाँ नेताओं ने, सभी सांसदों ने मिलकर जो ये महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को भेजा है उसे उन्होंने स्वीकार किया। उसके तहत ही अब एक अगली प्रक्रिया होती है कि अब संसद की ओर से नियुक्त एक समिति होगी, जो समिति की इस मामले का पूरी जांच करेगी और फिर वो संसद को रिपोर्ट देगी। फिर उस रिपोर्ट पर चर्चा होगी, लंबी बहस होगी, 2 से 3 दिनों तक, लंबे समय तक सभी दलों के नेता उसमें भाग लेंगे, और जसवंत वर्मा जस्टिस जो हैं वो अपने वकील भी वहां नियुक्त कर सकते हैं। और यही एक ऐसा मामला है जबकि किन्हीं का वकील संसद में जाकर उनके लिए अलग एक बॉक्स निर्धारित किया जाता है और उसी बॉक्स से वो संसद में अपनी बात रखते हैं, यानी अपने क्लाइंट के लिए वकालत करते हैं, अपनी बातें वहां रखते हैं, प्ली करते हैं, चीजों को उनके फेवर में बातें करते हैं। तो वो अपना वकील नियुक्त करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, फिर विपक्ष के सांसद, सत्ता पक्ष के सांसद अपनी बातें रखेंगे, और उसके बाद आवश्यक हुआ तो इस पर फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद फिर महाभियोग का प्रस्ताव, अगर अधिकतम वोट उस प्रस्ताव के पक्ष में गया तो महाभियोग पारित होगा और जस्टिस वर्मा को हटाया जाएगा, और अगर महाभियोग के पक्ष में कम वोट पड़े और उसका खिलाफ करने वाले अधिक वोट पड़ गए तो फिर महाभियोग का प्रस्ताव ये वहीं गिर जाएगा। तो इस समिति में, जो समिति नियुक्त की है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी आचार्य शामिल किए गए हैं। समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक प्रस्ताव लंबित रहेगा।
जस्टिस वर्मा ने जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे इस प्रक्रिया में खामी और संवैधानिक अतिक्रमण बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और संवैधानिक बताते हुए उनके इस रुख की, जो उन्होंने ये प्ली अपना लिया था अपनी याचिका में, उसकी आलोचना की कि पहले उन्होंने जांच में भाग नहीं लिया और बाद में उसकी वैधता पर अब वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर समिति आरोपों को सही पाती है तो महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होगा, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत तथा कुल सदस्यों का बहुमत। इसके बाद ही प्रस्ताव राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। तो ये अपने स्वतंत्र आजादी के बाद से यह तीसरा मौका होगा जब किसी वर्किंग जस्टिस को, यानी जो कार्यरत हैं अभी, उस जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। आइए आपको दिखाता हूं कि आज लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस प्रस्ताव से संबंधित क्या कुछ कहा और क्या अपना निर्णय उन्होंने सदन को सुनाया है। सुनिए। माननीय सदस्यगण, मुझे दिनांक 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सक्रिय और कब्जे में नई दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट परिसर में आग लगने के कारण अस्पष्टीकृत नकदी की बरामदगी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी, धन, मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में
दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015-4 SEC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर ये स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। वेदाक चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को
पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। तो इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि अब इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जस्टिस वर्मा को हटाए जाने के लिए महाभियोग संबंधी प्रस्ताव यानी नोटिस लोकसभा स्पीकर को भेजा गया है। और क्योंकि यह दोनों पक्षों से है और जो इसके लिए संख्या निर्धारित है आवश्यक इसे एक्सेप्ट करने के लिए, उस संख्या से कहीं अधिक संख्या में सांसदों ने यह प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को भेजा है। ऐसे में स्वीकार करना आवश्यक था, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और अब जाहिर है कि समिति जब रिपोर्ट वापस देगी उसके बाद हो सकता है कि अगले सेशन में, अगले सत्र में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो और उसके बाद फिर उन पर महाभियोग के प्रस्ताव पर वोटिंग की जाएगी और उन्हें हटाया जा सकेगा। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। आपसे गुजारिश है, अगर आपने अब तक द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।